वालेकुम। और पिछले 3 दिनों से लगता है यही है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जेआईटी है। और वो जेआईटी रिपोर्ट्स, बहुत सारी जेआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक तो नहीं हुई, खैर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आने के बाद एक ये एजाज़ इस मुल्क को हासिल हो गया कि अब हिंदुस्तान को या किसी और मुल्क को कोई भी जेआईटी रिपोर्ट लीक करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में अब जेआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक होना शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अहम इशूज़ से अहम इशूज़ से नज़र हट रही है, अहम इशूज़ से अटेंशन हट रही है, डाइवर्ट हो रही है। कल तक तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कल मेरे शो में थे, परसों मेरे शो में थे, वो ये बता रहे थे कि सिर्फ मीडिया इस पर फोकस किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउस, जिसको हम पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं, जहाँ कानून साजी होती है इस मुल्क के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, वहाँ भी यही गूंज है कि जेआईटी रिपोर्ट जो ख़ास तौर पे उज़ैर जान बलोच की है, उसमें से जेआईटी रिपोर्ट असली कौन सी है और नकली कौन सी है, ये पुकार आज भी पार्लियामेंट हाउस में रही। और आज मुराद सईद साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एतराफ़ी बयान हल्फी 164 का उज़ैर बलोच का पढ़कर सुनाया, जिसका तज़किरा कल भी मैंने किया था, जिस पर हंगामा राई हुई और अपोजिशन को ने वॉकआउट भी किया। और शाजिया सोमरो साहिबा, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उन्होंने माइक हेडफोन फेंके मुराद सईद साहब की जानिब, जो कि एक जिस पर उन पर भी तनकीद की जाती रही। तो इस प्रोग्राम के शुरू में पहले आप में इस पर बात करेंगे कि वजह क्या है कि कौन किस पर सियासत कर रहा है, और क्या वाकई पीपल्स पार्टी उज़ैर जान बलोच से लाताल्लुकी साबित कर पाएगी, क्योंकि जिसका नाम सिंध गवर्नमेंट की पब्लिश की गई जेआईटी में जो वाक़यात हैं, उन वाक़यात में जो लोग मुलव्विस हैं वो वही हैं जिनका तज़किरा अली ज़ैदी साहब की जेआईटी में है। तो पीपल्स पार्टी पर एक वाज़े सवाल तो उठता है कि क्या पीपल्स पार्टी के वो लोग जो आज भी मेंबर नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली हैं, क्या वो उज़ैर बलोच से अपनी लाताल्लुकी साबित कर पाएंगे? और अगर उज़ैर बलोच से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, तो उज़ैर बलोच 2013 तक बड़ा एक्टिवली क्यों एक बड़ा अहम रोल प्ले करता रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में, जो कि जरदारी साहब का दौर था, जब जरदारी साहब पूरे कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने पार्टी को। अभी भी उनका कंट्रोल है डेफिनेटली, और वो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। तो इस पर हम बात करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मुल्क में लोड शेडिंग का मसला। ये मुल्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन कराची में लोड शेडिंग का मसला ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट पर तनकीद हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक मुस्लिम लीग काफ के दौर में प्राइवेटाइज हुई थी, और उसके बाद बुरे हालात रहे थे पीपल्स पार्टी के दौर में भी और नून लीग के दौर में भी। तो उन दो अदवार में के इलेक्ट्रिक पर इतनी तनकीद क्यों नहीं की गई, हुकूमतों पर के इलेक्ट्रिक को लेकर अब पीटीआई पर क्यों तनकीद की जा रही है? प्रोग्राम के हम तीसरे हिस्से में मौलाना फजल रहमान साहब की एपीसीज में खुद तो होते हैं, लेकिन दूसरी अपोजिशन जमातें, जो बड़ी अपोजिशन जमातें जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब हैं, वो पर्सनली क्यों नहीं आते? क्या मौलाना साहब अपनी अपोजिशन को, जिसको वो अपोजिशन बोलते हैं, वो इकट्ठा करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे या नाकाम क्यों हैं? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के पैनलिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे हसन मुर्तज़ा साहब, ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास होंगे हमारे साथ। अमीर भाई ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कुछ देर के लिए, हमें पूरे प्रोग्राम के लिए तो नहीं, शायद प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे सेनेटर साबिर शाह साहब, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। पहले अमीर अब्बास साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर ये बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो 3 दिन से कोशिशें कर रही है कि उज़ैर जान बलोच से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मेरे प्रोग्राम में शर्मिला फारूकी साहबा थी परसों, उन्होंने भी कहा जी मुझे नहीं पता कि मैं कब मिली उज़ैर जान बलोच से, वो आ गए मेरे पास बैठे रहे, मुझे अब पता लगा कि वो उज़ैर जान बलोच थे। तो क्या इस तरह की जस्टिफिकेशन दे देकर पीपल्स पार्टी ताल्लुक से लाइलमी साबित कर पाएगी? सर बहुत शुक्रिया अदनान साहब। 2013 का इलेक्शन जीतने के बाद पीपल्स पार्टी ने, जब मुराद अली शाह से पहले कायम अली शाह वज़ीर आला थे, तो जो अली ज़ैदी की जेआईटी है वो हमें बताती है कि उज़ैर बलोच ने कायम अली सिंध असेंबली की थी शैला रजा साहिबा, जो कराची से पीपल्स पार्टी के एमपीए और एमएनए शर्मिला फारूकी साहिबा को, सेनेटर यूसुफ बलोच को, अब्दुल कादिर पटेल को जो इस वक्त कौमी असम्बली के रुकन है, इन सब को बुलाया, दावत की इनकी, और उसमें शर्मिला फारूकी साहिबा का नाम भी है। अब अगर वो कहें कि जो उनको नहीं पता कि उनको किसने बुलाया और
यानी जो नहीं, आपको सिर्फ दावत दे शर्मिला रहा है फारूकी आपको, नहीं सर, जो जिनके फोटोज हैं वो सब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि उसके वो किस तरह की एक्टिविटीज थी उजैर जान बलोच की। तो ऐसी दावत इन्होंने फिर दावत ऐसी कबूल कर ली इन्होंने। और 2013 के जब ये दावत थी उससे पहले उजैर बलोच एक टेररिस्ट, एक क्रिमिनल, एक माफिया के तौर पे एस्टैब्लिश हो चुका था। वो तो 2013 से पहले हो चुका हुआ था। और सिंध हुकूमत की, यानी कराची की पुलिस, और अगर कराची की गवर्नमेंट ये नहीं जानती थी कि हम एक टेररिस्ट के पास जा रहे हैं, जी तो फिर पाकिस्तान में और किसको पता होगा। अच्छा, जो आप आज में इस वक्त और भी बहुत सारे मसले हैं, सिर्फ जेआईटी जो है वो एक मसला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में और बहुत सारे मसाइल हैं, और जो वफाकी हुकूमत है वो उन मसाइल से कामयाबी से शायद निमटती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो जेआईटी है, ये अदनान साहब एक बहुत बड़ा मसला है। 198 लोगों को कत्ल किया गया, लाशों को जलाया गया बेईमाना तरीके से, जला के जो बचे कुचे जिस्म के जो आजाद थे उनको गटरों में, नालियों में बहाया गया, भत्ते लिए गए, पुलिस के अंदर मदाखलत की गई, खौफ व हरास फैलाया गया, दहशत फैलाई गई, कुछ तो खून, कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म रखा गया। ये अगर मसला नहीं है पाकिस्तान का, तो फिर औरतों का मसला ही नहीं है। जब पाकिस्तान का आइन कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे, तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन तो हो नहीं रही थी कराची के अंदर। 2009 से लेकर 2014 तक जब कराची का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, जी तो वो जो 4 साल थे, अदनान रोजाना 4 से 10 लाशें गिरती थी कराची में। कहा जाता था कि कराची आप जाएंगे अपनी टांगों पे वापस अखबार में आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कराची जिसको मिनी यूरोप कहा जाता था, सो कराची सर जिसको सर गरीबों की पॉइंट मां ये कहा है, जाता था। पॉइंट क्या है आपका कि लाताल्लुकी साबित कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बता के आगे बढ़ सकूं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि अली जैदी साहब की जेआईटी ठीक है, ना मैं कह सकूंगा कि जो मुराद अली शाह साहब ने जेआईटी पेश की वो ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब कोई माफिया कहीं पे काम करता है, जब कोई गैंगस्टर काम करता है और वो गैंग बनाता है और फिर वो गैंग वॉर्स करता है, और जब टफ वॉर्स होती हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनाइवेंस के जरिए से और एडमिनिस्ट्रेटिव कनाइवेंस और पुलिस के कनाइवेंस। देखिए, ये तो मुराद अली शाह साहब की जेआईटी ने भी माना कि उसने 7 एसएचओ तब्दील करवाए और उसका ताल्लुक एसपी इकबाल भट्टी के साथ था। सारी बातें मानी, सिर्फ नाम नहीं है उसमें सर। हसन मुर्तजा साहब हैं लाइन पे? हसन साहब हैं लाइन पे? मैं साथ हूं जी। हसन मुर्तजा साहब, सर ये एक बहुत अहम इशू है क्योंकि ये किसी से ढका छुपा नहीं। अगर कोई मुझसे कहे कि उजैर बलोच का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था तो मैं तो कहूंगा था, क्योंकि दिखता रहा जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। कोई आपसे भी पूछेगा तो आप नहीं इनकार कर पाएंगे। सिर्फ वजह क्या है कि जिन के फोटोज हैं आपके कोलीग्स और पार्टी के दोस्तों के, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था। मतलब मैं एक बात तो मान लेता हूं कि जो नहीं पता था उजैर बलोच क्या कर रहा है, रहमान डकैत क्या कर रहा है ये तो पता था ना। रहमान डकैत का साथी कौन बना, वो उजैर बलोच था। उजैर बलोच जब साथी बना रहमान डकैत का, तो उससे पहले वो जेल में था, तो ये बात भी ढकी छुपी नहीं थी। तो क्या जितने लोग मिल रहे थे आपके मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज, क्या वो कहीं बाहर से आए थे, उन्हें सारी चीजें और बैकग्राउंड नहीं पता थी? सर बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये 2 चीजें हैं जी। ये हैं जी, एक तो अभी जैसे अमीर अब्बास फरमा रहे थे कि मुराद अली शाह वाली जेआईटी और अली जैदी वाली जेआईटी, मैं ये नहीं कहता कि अली जैदी वाली जेआईटी ठीक है और मुराद अली शाह वाली जेआईटी ठीक है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज तो क्लियर करें कि ये मुराद अली शाह की जेआईटी नहीं है। वो जेआईटी जो ऑफिशियल बनी, जो आपके होम डिपार्टमेंट सिंध ने अपनी वेबसाइट पे जो पब्लिश भी की, वो तो जेन्युइन है। और दूसरी जो अली जैदी साहब की जेआईटी है, वो तो उन्होंने खुद बनाई है। कहाँ से लाए हैं उनको? दरवाजे पे कोई आदमी दे गया जेआईटी रिपोर्ट, उसमें किसी पे खुद साइन कैसे है बन गई? नहीं सर सेम साइन है, वही दस्तखत है। सर मेरी अर्ज तो सुन लेना। वो कभी कहते हैं 4 आदमियों के साइन है, कभी कहते हैं 2 आदमियों के साइन है, किसी पेपर पे 1 आदमी के साइन है। अब ये चीजें तो जो हैं, ये सारी चीजें अली जैदी साहब ने प्रूव करनी है कि ये जेआईटी मुझे कहाँ से मिली, ये जेआईटी पे बाकी लोगों के साइन क्यों नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने पेपर लहरा के कहे, ये पार्लियामेंट की कोई कमेटी, फाइंडिंग कमेटी बने, कोई उसको उसके फैक्ट्स को देखे। वो सारी चीजें
सर अली जैदी साहब को पीपल्स पार्टी से क्या ऐसी दुश्मनी है कि वो इतनी फेक चीजें और सर इतनी अब फेक मेरी अर्ज तो सुन ले, अगर आपको अभी तक 22 साल जद्दोजहद में पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी नजर नहीं आई तो फिर अल्लाह ही हाफिज है जी, फिर मैं तो कुछ भी नहीं अर्ज कर सकता। मेरी बात सुन ले, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे, उसके बाद आप जो हुक्म जी करेंगे सर, मैं- जी सर। मेरी गुजारिश ये है कि जहां तक ताल्लुक है उजैर बलोच का, पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने वो पीपल्स अमन कमेटी को भी लातलकी का इजहार किया उससे, और उसको ओन किया जुल्फकार मिर्जा साहब ने, और वही कलामे पाक सर पे रख रख के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कहते रहे कि ये इस शहर के अंदर अमन के दुश्मन हैं एमक्यूएम वाले, ये इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और उजैर बलोच को उन्होंने खुद टीवी पे बैठ के ऑन किया कि मैंने असला लाइसेंस भी दिए हैं पीपल्स अमन कमेटी वालों को, और मैंने उनको खड़ा भी किया है। वो मैं तो सर वो जब वो कर रहे थे तब वो पीपल्स पार्टी थी ना हसन भाई। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हम डिटेल सर, ये तो मुझे सारी देखिए हसन भाई टू द पॉइंट जा रहा हूं सर। सर सुन लेना सर, सुन ले, मेरे प्रोग्राम में आप बतौर हसन मुर्तजा नहीं है सर, बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। आज आप जो बात करेंगे 15 साल बाद भी इस शो में वो पीपल्स पार्टी का मौकिफ होगा। 2011 से पहले जो कुछ जुल्फकार मिर्जा साहब ने किया वो पीपल्स पार्टी ने किया। मैं जाती मौकफ नहीं दे रहा, मैं पीपल्स पार्टी का मौकफ दे रहा हूं कि पीपल्स पार्टी उजैर बलोच से लातलकी का इजहार कर चुकी थी। ये 2008 वाली असेंबली की बात कर रहा हूं। नहीं 2012 में आप लोगों ने अमन अवार्ड दिया सर उसको। सर मेरी अर्ज तो सुन ले, जुल्फकार मिर्जा साहब थे, उनसे इख्तलाफात की वजह यही बनी, बुनियाद यही बनी जिसपे जुल्फकार मिर्जा साहब ने उन्हें ऑन किया। नहीं जुल्फकार मिर्जा 2011 में छोड़ गए सर। आज आप उनसे सवाल करने की बजाय पीपल्स पार्टी से पूछ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे उस वक्त जुल्फकार मिर्जा साहब, उन्होंने उसको ऑन किया कि मैं पीपल्स अमन कमेटी को ऑन भी करता हूं। बिल्कुल ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जुल्फकार मिर्जा से पूछे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछे कि वो इनके इत्तेहादी हैं। उस्मान बसरा साहब सारी जेआईटी पे जो है ना सवाल जवाब आपसे पूछना चाहिए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं क्या करूं, मैं तो हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ये ख्याल आना शुरू हो गया है कि अगर सियासत ये है ना जी, तो इस सियासत का फिर इस मुल्क के अंदर अल्लाह ही हाफिज़ है। क्यों सियासत जो है अदनान भाई पाकिस्तान के अंदर गाली बनी, क्यों मुकद्दस काम जो मुकद्दस काम था जिसके लिए बड़ी बड़ी लोगों ने कुर्बानियां दी और जमहूरियत बनी, आज पाकिस्तान के अंदर क्यों जमहूरियत और सियासत को गाली पड़ रही है। ये हसन मुर्तज़ा जिसको रिप्रेजेंटेशन जिसकी कर रहे हैं, भाई आपसे गलती हुई, आप कातलों के सरबराह निकले, आपके कातलों के हार्बर निकले, आपकी छतरी के नीचे कातल भत्ताखोर पलते रहे, बजाय इसकी कि आज जब जेआईटी की हर चीज सामने आ गई है, आप किस किस को जाके अपनी सफाइयां देंगे। आपको सच मानना पड़ेगा, बड़े दिल से सच। कहीं गलती होगी थी, कभी आधा तीतर करके पेश कर रहे हैं, कभी आधा बटेर करके पेश कर रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आती कि सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी, तुम हशर में किससे वफाओं का सिला मांगोगे। यही रविश आपकी भी है बसरा साहब, ये रविश आपकी भी है ना सर। क्या जुल्फकार मिर्जा साहब आपके इत्तेहादी नहीं है? आप देखिए, मतलब यहाँ तक तो बसरा अदनान भाई, हसन मुर्तज़ा साहब भी ठीक है ना। अदनान भाई, बल्दिया फैक्ट्री में जिसने आग लगाई, क्या वो आपके साथ वो एग्जीक्यूटर नहीं बैठे ना, तो उन पे भी तनकीद की दी सर। सुनिए, पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप तमाम तर तमाशा कर सकती है और कर रही है, झूठ बोल सकती है और मुकर रही है, राह फरार इख्तियार कर सकती है और करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 164 का वो बयान जो एक एडमिसिबल एविडेंस है, जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एडमिसिबल एविडेंस है, उससे ना पीपल्स पार्टी इनकार कर रही है, ना पीपल्स पार्टी के हरकारे इनकार कर रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन इनकार कर रहे हैं, ना कुछ सीएम इनकार कर रहा है। 164 का बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कभी वंस अपॉन अ टाइम फेडरेशन की मैं पार्टी सवाल हुआ पूछ करती लूं थी। यहाँ पे 164 के बयान में क्या होता है, सुन लेना। मैं अब 164 के बयान पे रह लेना, आपने तो लॉ भी पढ़ा, मैंने सुना है सर। उसमें फिर जो नाम है ना, उसमें एक कादिर पटेल का जो पीपल्स पार्टी से है, एक जुल्फकार मिर्जा साहब का नाम है जो आपके साथ है। जितना कादिर पटेल को बुरा कहें उतना जुल्फकार मिर्जा को भी कहें। जुल्फकार मिर्जा भी बुरे हैं, कादिर पटेल भी बुरे हैं। 164 का बयान लेटर एंड स्पिरिट
के थ्रू पाकिस्तान के इन तमाम सियासतदानों को जिनका उसमें नाम है, जो इसमें मुलव्वस रहे हैं, उनको अवाम के सामने अब बिल्कुल वो बराना खड़े हुए हैं सियासत के अंदर कि ये हमारा किरदार है। आप मुझे बताइए, यहाँ रोज को चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमें जमहूरियत पे लेक्चर देते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने के हरबे बताते हैं। ये वो पाकिस्तान है जो उन्होंने हमें दिया है कि जिसके अंदर एक वफाक की नुमाइंदा जमात एक क्रिमिनल आदमी को, भत्ताखोर को, कातिल को हार्बर कर रही है और आप टेलीविजन के ऊपर बैठ के हसन भाई रिस्पॉन्स करना है, हसन भाई और उसको डिफेंड भी कर रही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच को डिफेंड कर रहे हैं सर, उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुक को डिफेंड कर रहे हैं। हसन भाई 164 का रिस्पॉन्स ले लें, रिस्पॉन्स ले लें सर मेरी एक लास्ट सेंटेंस जल्दी से। मैं सिर्फ हसन भाई से भी गुजारिश करूंगा, पीपल्स पार्टी से भी, अब आपकी सियासत का जो असल में अल्लाह का एक वादा है, मैं आपको अल्लाह के वादा याद दिलाता हूं। अल्लाह ने कहा किसी जीरू को मौत नहीं आएगी जब तक उसका बातन लोगों में ज़ाहिर ना हो। आपका बातन इस जेआईटी रिपोर्ट की शक्ल में हमें पहले भी मालूम था क्या है, अब जाहिर हो चुका है। आप उज़ैर बलोच और इन जैसों के सरपरस्त हैं और यही आपका तुर्रा सियासत है। हसन भाई रिस्पॉन्स करना चाहें ताकि मैं आगे भाईजान गुजारिश ये है, मैं अर्ज करूं, एक तो मुझे बात कंप्लीट कर लेने दिया करें जी। वो मेरे ख्याल में उस्मान साहब आपके साथ बैठे हैं, मैं फोन लाइन पे हूँ। नहीं सर, आप मेरे दिल के करीब हैं सर, आपकी आवाज यहाँ कान से आ रही है, उनकी 4 मीटर दूरी से आ रही है, तो आप बहुत करीब है मेरे। ये अर्ज करूंगा जी कि जिस शख्स ने टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर कुरान पाक सर पे रख के कहा था कि मैं पीपल्स अमन कमेटी को ऑन करता हूं, मैं उज़ैर बलोच को ऑन करता हूं और मैंने कराची का अमन बचाने के लिए MQM से इस शहर को निजात दिलाने के लिए मैंने खड़ा किया है। आज वो इनके साथ हुकूमत में बैठे हैं और कातिल ये हमें कह रहे हैं। कातिल तो ये खुद है, इसका जवाब तो इन्होंने खुद देना है। अभी मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। जेआईटी रिपोर्ट, मेरी अर्ज सुने, एक जेआईटी रिपोर्ट जो एक MNA, एक मिनिस्टर खड़ा होकर पार्लियामेंट में लहराता है। आप मुझे बताएं किसी अदालत में भी कोई मुसद्दका फैसला, डिसीजन जो है वो किसी जगह कोर्ट किया जा सकता है? वो एक जेआईटी ले गए, ये जेआईटी मेरे घर में कोई नामालूम अफराद दे गए और उस जेआईटी के बलबूते पर आप पीपल्स पार्टी को कातिल कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के तो कत्ल हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने तो लाशें उठाई हैं, पीपल्स पार्टी ने तो इस शहर का अमन बचाने के लिए अपने लोगों को भी सजाएं दिलवाई हैं। पीपल्स पार्टी को आप कैसे कातिल जमात कह सकते हैं? ये राइम्स किसी ने नहीं सुने। इमरान खान के साथ बैठे हैं। 12 मई वाले कातिल जो है वो इमरान खान की कबीना में शामिल है, उनका कौन जवाब देगा? आज जुल्फकार मिर्जा का जवाब कौन देगा? जो गॉड द पॉइंट सर, दूंगा मैं दूंगा। गॉड द पॉइंट जुल्फिकार मिर्जा का जवाब नहीं सर, आपकी बारी पे होगा। अमीर अब्बास साहब, आप खुद भी रोज टॉक शो करते हैं, रोज आप बतौर तज्जियाकार भी टीवी टॉक शोज का हिस्सा होते हैं। सर पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और उनकी जमात और वफाकी काबीना के लोग हैं, उनका फोकस उज़ैर बलोच पर तो है सर। उज़ैर बलोच का ताल्लुक जो पीपल्स पार्टी के साथ है उस पर है, जो जुल्फिकार मिर्जा पर के साथ है उस पे नहीं है। बल्दिया फैक्ट्री में जो कुछ हुआ उसके एग्जीक्यूटर आज भी इमरान खान साहब के इत्तेहादिये में, यह ऐलान बड़ा हल्फों और बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कर रहा हूं सर। उस फैक्ट्री के हवाले से भी कोई बात नहीं आ रही। फोकस सिर्फ पीपल्स पार्टी क्यों है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली ज़ैदी साहब की? सर जाहिर बात है, आपको पता है कि सियासत पाकिस्तान में बड़ी बेरहम चीज है। हमारे यहाँ लाशों पे सियासत होती रही है, हमारे यहाँ जो है वो सियासत का कोई दिल नहीं है, कोई जमीर नहीं है, सियासत में उसूल भी कम है। तो इस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ राइवल्स हैं, 14 सीटें हासिल की हैं तहरीक इंसाफ ने कराची से, ऑपोजिशन लीडर है कराची सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ का। आइंदा सियासत इन्होंने अगर कराची सिंध में करनी है तो एक सियासी सूरत हाल है जो पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान थी। लेकिन इससे देखिए ना, सियासत से हट के इसमें तो कोई शक नहीं है कि उज़ैर बलोच ने खून की होली खेली कराची के अंदर, क्योंकि खुद सिंध हुकूमत ने लियारी में ऑपरेशन करवाया उज़ैर बलोच और पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ। उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ 2006 में, उज़ैर बलोच 2008 में रिहा हुआ, जमानत पर रिहा हुआ। उज़ैर बलोच को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया, मफरूर करार दिया। खुद सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच की हेड मनी रखी, सर की कीमत रखी। इसका मतलब है सिंध हुकूमत इस बात से बेखबर तो नहीं है कि उज़ैर बलोच जो को बहुत अच्छा बच्चा था, को बड़ा नमाजी परहेजगार था, कोई इमाम मस्जिद था। ये तो पता है सिंध हुकूमत को उस वक्त भी और आज भी कि उज़ैर बलोच कौन था। बदमाश था, गैंगस्टर था, माफिया था, लुटेरा था, डाकू था, कातिल था और एक बुरा इंसान था, पता था सिंध हुकूमत को।
और उनकी जेआईटी भी कह रही है कि वो बुरा इंसान था। और अगर आप जुल्फिकार मिर्जा पर आ जाए, जो हसन मुर्तजा साहब फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जुल्फिकार मिर्जा कह रहे थे मेरा बच्चा है। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने असले भी बांटे और जेआईटी रिपोर्ट भी कह रही है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब उसकी पैटर्नेज कर रहे थे। लेकिन जुल्फिकार मिर्जा कौन था? आज अगर इमरान खान की काबीना में से या उस्मान बुज़दार की काबीना में से या महमूद खान की काबीना में से कोई शख्स उठ के और वो गैंगस्टर बन जाए या वो माफिया बन जाए या वो किसी गैंगस्टर के ऊपर हाथ रखना शुरू कर दे, पैटर्नेज शुरू कर दे उसकी जी, तो क्या आज से 10 साल के बाद हम इमरान खान को या उस्मान बुज़दार को या महमूद खान को बरी जिम्मा कर सकते हैं? क्या हम कहेंगे कि जी फला वजीर वो बुरा था? नहीं, वजीर जो है वो तो हुकूमत होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि जिम्मेदारी ज्यादा जुल्फिकार मिर्जा पर ही आयद होती है, लेकिन सूबाई हुकूमत बरी जिम्मा नहीं हो सकती। अच्छा, जब पता लग गया सूबाई हुकूमत को, नहीं सर, सिंध की पुलिस को, अमीर भाई 1 मिनट है आपके पास। मुझे मैं शायद आपको सवाल नहीं सही समझा सका। सर मेरा कहना यह है कि उजैर जान बलोच जो करता था तब वो पीपल्स पार्टी पर डाल दिया, अब तो उसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं ना, वो भी कह चुका, पीपल्स पार्टी भी कह चुकी। भाई जुल्फिकार मिर्जा भी तो तब पीपल्स पार्टी में था ना, तो उजैर की दफा हम पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं और जुल्फिकार मिर्जा की दफा कहते हैं कि जुल्फिकार मिर्जा को छोड़ दो क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ है, तो पीपल्स पार्टी को पकड़ो। तो ये पीपल्स पार्टी के साथ डबल स्टैंडर्ड हो रहा है ना सर यहाँ पे। मैंने आपको इसीलिए आगाज में कहा कि सियासत है ना, तहरीक इंसाफ की सियासत चूंकि खिलाफ है पीपल्स पार्टी के, इसलिए वो पीपल्स पार्टी वाला हिस्सा रख लेंगे अपने पास, जुल्फिकार वाले मिर्जा वाले हिस्से के ऊपर कालक मल देंगे, उस्मान साहब रिस्पॉन्स कर देंगे। अच्छा, मैं अभी अमीर भाई क्योंकि मेरे लिए बड़े मोहतरम है और मैं नहीं सर वो बड़े अच्छे हैं, आपको शो में बुलाएंगे, नहीं खुल के तजिया कीजिए। सुनिए, लेकिन मुझे आज ये थोड़ा अफसोस हो रहा है कि जब हम इस मोड़ के ऊपर खड़े हैं, जब हमें डिसाइसिवली ग्रे एरिया में खड़े नहीं होना अमीर भाई, हमें ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर चीजों को लेकर चलना है, तभी ये कौम और मुल्क आगे चलेगा। आप मुझे बताइए कि हम कह रहे हैं जुल्फिकार मिर्जा, आपने खुद का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती है और होनी चाहिए, ये जमहूरियत यही होती है। अगर जुल्फिकार मिर्जा ने पैटर्नाइज किया और अभी हसन मुर्तजा कह रहे हैं उन्होंने कुरान सर पे रखा, हसन मुर्तजा पूरा सच बोलें, उन्होंने ये कहा कि मुझे पैटर्नाइज करते थे मेरे बॉस से जरदारी साहब, उन्होंने कहा जरदारी साहब बेनजीर के कत्ल में मुलव्वस हैं। अगर आपको उनका पूरा सच सुनना है तो पूरा सच कुरान उठा के जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने सिंध के अंदर बिलअमूम और कराची में खून की होली जो खेली है इसके पीछे जरदारी साहब हैं, फरियाल तारपुर है। अगली बात सुनिए, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, जुल्फिकार मिर्जा अगर गलत थे, मैं मान लिया हम कहते हैं फॉर आर्गुमेंट से गलत थे, पीपल्स पार्टी 12 साल से सोई हुई थी। कितने केस किए आपने जुल्फिकार मिर्जा के ऊपर, लाते से कानून के कुटारे में कि जुल्फिकार मिर्जा कराची में कातलों, भत्ताखोरों, डकैतों, चोरों को हार्बर कर रहा है, उनको लाइसेंस दे रहा है, उनको पैसा दे रहा है। आज आपको याद आ गया जुल्फिकार मिर्जा, ना ये जुल्फिकार मिर्जा नहीं है, ये जरदारी साहब की वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको आप कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा, जो मारो और भागो की पॉलिसी। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक। हसन मुर्तजा साहब, मुझे अगले टॉपिक पे जाना है लेकिन ब्रेक आ गई थी, अगर रिस्पांस करना चाहें क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आपकी पार्टी और लीडरशिप पे उस्मान बसरा साहब ने बात की थी। सर मैंने करनी है जी। सर ओवर टू यू। हसन साहब बोल लीजिए, रिस्पांस कर लीजिए उस पर। गुजारिश ये है जी कि जैसे बसरा साहब कह रहे थे कि इन्होंने आज ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को याद आया जुल्फिकार मिर्जा, हमें जुल्फिकार मिर्जा साहब उस दिन के याद है और यही हमारी बुनियाद थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने डिसोन किया उस अमन कमेटी को और इसी बुनियाद पर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने हमें छोड़ा। अब जुल्फिकार मिर्जा साहब इनके साथ बैठे हैं, दोनों JITs ले लें, चाहे वो अली जैदी वाली हो चाहे हुकूमत वाली हो, दोनों में जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम आता है। क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार करते? सानिया 12 मई के जो कातिल हैं वो इनके साथ हुकूमत में बैठे हैं, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते? बल्दिया टाउन वाला जो है, बल्दिया फैक्ट्री वाला, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते? ये इनके साथ हुकूमत में बैठे हैं, कातिल ये पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि कातिल इमरान खान है? कातिल इमरान खान के जो ये हवारी हैं ये हैं जिन्होंने, सहूलत मिर्जा का क्या बना? वो पीपल्स पार्टी का था, कभी बात नहीं की सहूलत मिर्जा के ऊपर कि किसका था। हसन मुर्तजा साहब, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ क्या? हसन भाई, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ मासूमाना सा? यार सुन ले,
ये सारे जितने भी कातिल थे आज वो पीटीआई के अंदर मौजूद है और उनका जिम्मेदार और जवाबदेह जो है वो इमरान खान है। और ये सारा जो जेआईटी का ड्रामा है ये सिर्फ इसलिए रचाया जा रहा है कि आटा चोरों पे तवज्जो न दी जा सके। 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर इस मुल्क के अंदर आटे का बहरान आने वाला है और उसका जिम्मेदार आटा चोर है, वो जहांगीर तरीन भी है, वो इनका खुसरो बख्तियार भी है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। खरबों रुपया जो लूट के ले गए इन 2 वैसे ये सवाल मैंने अमीर अब्बास साहब के लिए रखा हुआ, मैं उनसे पूछ रहा हूं एक सवाल। बसरा साहब और पूछना चाहते हैं आपसे। हसन भाई बसरा साहब सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। हसन भाई मेरा मासूमाना सवाल ये है कि आप इतने बड़े जमहूरियत के दावेदार हैं और आपके चेयरमैन तो कहते हैं कि मैं एक टांग मार के हुकूमत भी गिरा सकता हूं और दूसरी टांग पता नहीं किधर जाएगी। आप मुझे बताएं, सिर्फ एक जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं फलाना भी जिम्मेदार, जुल्फकार मिर्जा भी जिम्मेदार, सहूलत मिर्जा क्या बना? तो सिंध के अंदर जो हुकूमत है ये बीजेपी की हुकूमत है। सिंध की हुकूमत को तमाम इख्तियारात हैं, लूट मार के, ओमनी के पैसे के, शर्जील मेमन को खुली छुट्टी है, वो बीबी डॉलर अयान डॉलर जो है वो खुला काम डाल रही है। आपने वहां पे भत्ते इकट्ठे करने के लिए बंदे रखे हुए हैं, लेकिन आपके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपकी हुकूमत नहीं है, वो बीजेपी की हुकूमत है वहां पे। जरा जी जवाब दे देना हमें जरा। वो सारा इमरान खान करे, चोरों में इमरान खान पकड़े, जेल में इमरान खान डाले, जेआईटी इमरान खान लेके आए, जवाब करे बंदे आपने रखे हुए हैं तो पकड़े उनको। अगर आपके अंदर गट्स हैं, यू हैव द गवर्नमेंट इन द सेम। पे रिपोर्ट आई है कि आपने इस मुल्क को लूटा है, तो आप पकड़े हमें, सिंध के अंदर हमारे लोगों को पकड़े, केस करें। जुल्फकार मिर्जा पे जवाब केस तो ले करें। लेना बसरा साहब। जवाब उन्होंने दे रहे हैं ना। आपके साथ बैठे हैं आज, जुल्फकार मिर्जा के जवाब दे आप है। जुल्फकार मिर्जा मीरपुर खास में रहता है, केस करें उनके बदील ऊपर। में रहता है सर, तुझी तो जिला ही बदलता है। अच्छा जी जवाब ले लेना हसन भाई से, ना करें ना, हसन भाई को टाइम दें। जी हसन भाई जी बोले जनाब। सर हम सुन रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, Continue your आपने line, sir. इसका जवाब देने। जो हुकूमत में बैठे हैं वो कातिल तो हैं, आप किस में JIT बैठे हुए हैं भाई? आप दोनों का बांग्लादेश नाम में है। बैठे हुए हैं, आप हुकूमत है सिंध की, अपने आप को समझाने के जवाब तो आप लेने दो, वो आ रहे हैं ना बसरा साहब, पॉइंट पे आ रहे हैं ना हसन भाई। जी हसन भाई, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि कातिल आपके साथ बैठे हैं और आप पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सिंध में हुकूमत किसकी है भाई? पकड़े कातिलों को ना करें आप। कोई ये ओल्ड नर्सरी हसन भाई आपका टर्न No one is going to buy these सर rallies anymore, वो sir. पार्टी का मौका, वो जो मर्जी देना देने देना, उसको आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते। जी हसन भाई। हसन भाई जी, जब मैं बात करने लगता हूं तो उस वक्त बसरा साहब बोल पड़ते हैं। मैं उन्हें कह रहा हूं कि झूठ की बुनियाद पे आप हुकूमत नहीं चला सकते। आप जवाबदेह हैं, आप जिम्मेदार हैं। आपके इत्तेहादी जो है वो आपकी छतरी के नीचे कत्लो गारत भी कर रहे हैं, भत्ते भी इकट्ठे कर रहे हैं, मुल्क से पैसे लेके भी भाग रहे हैं और उनका आपका बनाया हुआ मिशन उनको गुनहगार करार दे रहा है। उससे तवज्जो हटाने के लिए आपने झूठी मुट्ठी की एक जेआईटी लेके आ गए और उसकी बुनियाद पे आप पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह रहे अच्छा हैं। हसन मुतवल्लिल, अगर वो जेआईटी गलत है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? आपके पास वकील नहीं है, मैं पैसे दूं पीपल्स पार्टी को, मेरी लॉ फर्म हायर कर लें, हसन ले जाए अली जादी को कोर्ट के अंदर। इफ यू हैव द गट सर प्लीज हसन को, हसन भाई खींचे अली जादी को कोर्ट में खींचे। मुझे आगे बढ़ने ये बहस तो करती चलती रहेगी, फिर इसको अली जादी को कोर्ट में ले जाए। तो लेना, फोन पे ना उनकी तो सुन लिया करें। इतना लंबा रिस्पांस तो ये तो कठपुतली का कठपुतली ओ है। भाईजान उसको ले सुन जाए लेना कोर्ट के बसरा अंदर। साहब, ना अली करना। जैदी को छोड़े, ये डायरेक्ट इमरान खान जिम्मेदार है उसका। चलो जी कर ले बात। अच्छा अमीर भाई मुझे आगे बढ़ने दें सर, ये बहस नहीं खत्म होनी। अमीर साहब, अमीर अब्बास साहब, आज राजा परवेज अशरफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। सरगना है इस मुल्क के अंदर कत्लो गारत का। चलो ठीक है सर ये रिस्पॉन्स देंगे बसरा साहब ने टर्न पे। अमीर अब्बास साहब, राजा अमीर अब्बास साहब ने, राजा परवेज अशरफ साहब ने ये कहा कि उनको आज समझ आई है कि गंदुम का जवाब चना जो है उसका मफहूम क्या है, कि मौजूदा हुकूमत से जो मर्जी मसला पूछ लो और वो कह डाल देती है नून लीग पे और पीपल्स पार्टी पे। सर बात तो बड़ी जेन्युइन है कि कोई भी इशू हो पीटीआई वाले पिछली हुकूमतों को ब्लेम कर देते हैं। 2 साल तो सर इनको भी हो गए, अब इनको ये रविश बदलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है सवाल गंदुम जवाब चना। एक मैं पिछले बात पे कमेंट करके फिर मैं इस तरह सर बड़ी औखी में पिछला टॉपिक बंद कराया, तुम फिर खोल लोगे। देखिए जो हसन मुर्तजा साहब ने जो फरमाया है ना वो एक लिहाज से ठीक फरमा रहे हैं कि चूंकि तहरीक इंसाफ अली जैदी साहब इस रिपोर्ट के पीछे थे और वो कहते थे जी रिपोर्ट निकालें। कराची के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, कराची के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है।
बड़ा अच्छा स्टांस था। अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है ना कि फिर वो इसमें जो जो लोग मुलव्वस हैं, अगर सूबाई हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है तो भाई आप इसका हल निकालें। वैसे तो गवर्नर रूल लगाने की बात लगती थी, जब जुल्फिकार मिर्जा को पकड़ने की बात है आप कह नहीं दिए तो हमारा काम नहीं है, तो सिंध हुकूमत का काम है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जो जेआईटी का मामला है, जो कराची के अंदर बदमनी का मामला है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे और जो उसमें मुलव्वस हो उसको पकड़े। तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा को बुनियादी जिम्मेदारी पकड़ना जो है वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है, वो किसी और की तो नहीं बनती। हाँ, अखलाकी तौर पे जरूर कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ चुके इसके पीछे लगी हुई थी, लिहाजा वो ये काम करे। सर अब जो काउंटडाउन राजा शुरू हो गया। परवेज अमीर साहब मेरे सवाल पे आ जाए, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, आई इंडोर्स योर व्यूज सर। जो राजा साहब ने कहा, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो सिस्टम इमरान खान साहब को मिला वो सिस्टम को बहुत आइडियल नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब 5 साल इस मैंडेट के ऊपर नहीं आए कि वो 5 साल सुबह शाम कौम को यखनी पिलाते रहेंगे ये कह के कि जी सिस्टम बहुत खराब है, जरदारी बहुत चोर है, नवाज शरीफ बहुत चोर है। भाई पता है, हमें लग गया कि वो चोर है, हमने मान लिया कि भाई वो चोर है, मान लिया कि सिस्टम तबाह था। आपको लाया गया था कि आप सिस्टम को ठीक करेंगे, सुबह शाम ये गर्दान नहीं सुनाएंगे कौन के वो बहुत बुरे थे। वो मान लिया कि भाई बुरे थे, कितनी दफा तावीज गले में डालने के भाई बहुत बुरे लोग थे, आपने ठीक करना था। लेकिन अमीर भाई Ultimately कोशिश 5 तो साल की ना इमरान खान साहब ने। गंदुम पे नोटिस लिया, चीनी पे नोटिस लिया, दवाइयों पे नोटिस लिया, पेट्रोल की महंगाई पे नोटिस लिया। प्राइम मिनिस्टर नोटिस ही ले सकता ना, वो तो कर रहा है बेचारा, और क्या करे। नहीं, नोटिस तो फिर अगर नोटिस की बात है तो नोटिस तो शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा कोई भी इस मुल्क में नहीं लेता था, अदनान ये देख लें फिर। लेकिन इन नोटिस से तो नहीं ना मुल्क ठीक होते ना, आपने सिस्टम को रिफॉर्म करना था, आपने नकाइस और लूप होल्स को बंद करना था, आपने इदारों को ठीक करना था, आपने गवर्नेंस को ठीक करना था। वादे नोटिस लेने के तो नहीं थे। अच्छी बात है कि आपने नोटिस लिए, अच्छी बात है कि आपने शुगर माफिया को चैलेंज किया और अनप्रेसिडेंटेड है, काबिल तारीफ है। अच्छी बात है कि आपने वीट माफिया को चैलेंज किया, अच्छी बात है कि आप बाकी माफिया को कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ यहां तक तो नहीं है ना, आपने फिर लूप होल्स को भी बंद करना था, रिफॉर्म्स लाने थे, जो अगर नहीं आ सके हैं तो फिर जाहिर बात है 5 साल के बाद आप ये तो नहीं बताएंगे कि हम सुबह शाम उठ के कहते थे जरदारी बहुत बुरा, नवाज शरीफ बहुत गॉट बुरा द पॉइंट। उस्मान बसरा अच्छा, साहब, ये बड़ी सर ये जबरदस्त- चूरन जो है कि पिछली हुकूमतों ने किया, वो छोड़ दो सर, वो जेआईटी वाला झगड़ा बहुत अच्छा हो सर, गया सर। इसमें बड़ी अच्छी अमीर अब्बास ने बात की कि हमने टेक्निकली चीज़ों को ठीक करना था, सिस्टम को इम्प्रूव करना था। अब ये अमीर अब्बास साहब की जिम्मेदारी ये भी बनती थी थोड़ा कौम को गाइड करें। मैं तो एक पार्टी से जो रखता हूँ तो लोग समझें शायद मैं टिल्टेड हूँ पीटीआई की तरफ, और समझने में हक नहीं, आप बजाना भी हैं होना सर, चाहिए, आप मैं हैं। तो समझने हक बजाना भी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 2 साल अब होने को आ रहे हैं अभी, अब 2 साल के अंदर इस्लाह हो सकती थी। अब ये तो नहीं कि इमरान खान कोई माफूकुल फितरत चीज़ हैं कि वो सुबह उठें और सबको लटका दें। आप मुझे बताइए कि अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के कौम ने देखा कि वो सिस्टम ठीक कर रहे हैं कि 98% बेज़ाब्तियां कम हो गई हैं। 1500 अरब राजा रियाज साहब ने कहा आपके एमएनए है सर सुन लीजिए कि जो करप्शन 5000 पे थी वो 35000 पे हो गई। राजा रियाज साहब की बात को जो ना वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें मैं तो आपको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। आप मुझे बताइए कि 1500 अरब से बेजाब के नीचे आ गई, 98% रिड्यूस कर गई। अब इमरान खान ही निजाम को ठीक कर रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका प्लस में चला गया 20 बिलियन का। अब इमरान खान ने आपके निजाम को बेहतर किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब की अदालतों की तादाद बढ़ाएं और उसके अंदर जो है टाइम लिमिट रख दें। हम निजाम को ठीक कर रहे हैं और निजाम को ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। 2 सालों में सर क्या किया सर? 2 सालों में मैं अभी क्या गिनवाता हूं सर आपको क्या। सबसे पहले इमरान खान जब आते ही आपको पता है ब्लास्फेमी कार्टून्स का मसला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको वंस एंड फॉर ऑल अल्लाह ने उसके जिम्मे खुदमत लगाई, उसको रिजॉल्व किया और यूरोपीय यूनियन तक उसकी आवाज चली गई। नंबर 2, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन से हम प्लस में लेके आए। नंबर 3, हम आपका 500 अरब रुपए का कर्जा अदा किया हमने। नंबर 4, हमने भी तो 10-15,000 ले अभी सर। नो सर, करंट अकाउंट दस दो तो इकोनॉमी नहीं दस दे सर, नहीं जीडीपी कहां से कहां चलेगी ना, फिर सारे अवाम को क्लियर बताया ना सर क्या किया आप लोगों ने। बता आज आपके फौजी आमरों के बाद अगर इस मुल्क में डैम बन रहे हैं तो इमरान खान बना रहे हैं। अगर आपका जो आप पाकिस्तान के पासपोर्ट यानी कि आपकी नेशनल जो आपकी एक पोस्टर है उसको दुनिया के अंदर पॉजिटिव कर रहे हैं, इमरान खान कर रहे हैं। कोविड के ऊपर एक नातवा मुआशियत है, मुल्क के अंदर सबसे बड़ा रिलीफ का पैकेज तारीख में इमरान खान ने दिया है। मुझे और सर हमारी बारी तो ब्रेक में जाना, अगला रिस्पांसिबिलिटी हसन भाई। हमारी हसन बात भाई तो ब्रेक 2 आ सालों जाती में पीटीआई ने क्या किया है बता दिया इन्होंने
कहते हैं कि डैम इमरान खान साहब बना रहे हैं। कोरोना पे जो पॉलिसी दी है, आपने यही कहा जी कोरोना की पॉलिसी को दुनिया इंडोर्स कर रही है, दुनिया हाँ, मान रही है, यूरोप जो है इमरान खान साहब को फॉलो कर रहा है। ब्रेक बाद में लेना साहब का मौका ले लो यार। उस डैम के नाम पे खा लिया है जी। ये कौन सा इन्होंने डैम शुरू किया? बाबे रहमते का प्रोजेक्ट था वो। गुजारिश ये है, इन्होंने दवाइयों पे नोटिस लिया, दवाइयां 500% महंगी हुई। इन्होंने एक रात में 25 रुपए रेट बढ़ा के पेट्रोल का 4 अरब रुपया जो है वो अपने माफिया को, अपने 47 रुपए कम दौलतकारों भी को किया। इन्होंने फायदा पहुंचाया। इन्होंने ये जो नोटिस लेने की कहते हैं, आटे पे नोटिस लिया, 600 का थैला जो है वो 1200 रुपए का। 600 रुपए का कब था सर? भुट्टो साहब के दौर में होगा, नवाज शरीफ के दौर में 600 800 रुपए का था सर, 850 का था। तो क्या कर रहे हैं टेलीविजन पे बैठे हुए हजूरे वाला हम? 600 का कब था? सकूते ढाका से पहले होगा, सकूते ढाका के बाद तो नहीं था। अच्छा आप 800 का कह रहे हैं, मैं 800 का ही मान लेता तो हूं। 600 क्यों कह रहे हैं आप? 1100 वी आर सिटिंग ऑन द टेलीविजन सर, वी नॉट सिटिंग ऑन द खड़ा मोहल्ले के ऊपर बैठे जो मर्जी कर दें। आपने नोटिस लिया, 85 रुपए तक गई। हम सारे चोरों को अल्लाह ताला अंदर करेंगे जिन्होंने इसके ऊपर सब्सिडाइज किया था। हसन भाई, मैं आपको ही टाइम दूंगा, मुझे बात का कहा जा रहा है, आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। हसन मुर्तजा साहब, आप सर लाइन पे हैं मेरे साथ? हसन साहब जी, मैं आपके साथ सर कंटिन्यू करें, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही थी इमरजेंसी में सर। गुजारिश ये है जी, हुकूमत इनसे चलती कोई नहीं है। इल्जाम तराशी, गालियां, झूठ, इसी की बुनियाद पे ये हुकूमत कर रहे हैं। जो शख्स जिसके अपने बच्चों की फीस तक नहीं देता जी, उसको क्या पता कि ये लोगों के मसाइल क्या है? उसको इस चीज का पता ही कोई नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर की इंक्रोचमेंट के नाम पे उसने हर गरीब आदमी का घर गिरा दिया। अपने घर को उसने बनी गाला को रेगुलराइज करवा दिया। 50 लाख घर देने का वादा किया, 50 लाख घर गिरा दिए। करोड़ नौकरी का वादा किया, 2 साल हो गए, एक नौकरी हसन भाई, आपका पॉइंट मैंने ले लिया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मैं आपसे प्लीज, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा। हसन मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हामिद मीर साहब, मेरे उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आपके शागिर्द ने आपसे रिक्वेस्ट इसलिए की कि आज मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं, हमारे लिए, मतलब मैं अल्फाज नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट में, उनकी आज 53वीं बरसी है सर, तो उन पर 3 इल्ज़ाम थे कि वो गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन हैं और इंडियन एजेंट हैं सर। ये हमें पढ़ाया नहीं गया सर, हमने जब बड़े हो गए तो फिर सुना। ऐसे इल्ज़ामात फातिमा जिन्ना पर, उस शख्सियत पर जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, क्या वाकई लगते थे उस ज़माने में, और कौन लगाता था सर? देखें, ये वाली चीजें जो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ी, स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ी जी, तो उसकी वजह यह है कि हमें तो स्कूलों में और कॉलेजों में सही तारीख पढ़ाई नहीं जाती। तो ये असल में जो 1964 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो कैंपेन थी जी, जो तकरीबन 6-7 महीने तक चली थी, उस कैंपेन के दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो जनरल अयूब खान के खिलाफ सदारती उम्मीदवार थी। तो जो जनरल अयूब खान का सदारती निशान था, इंतखाबी निशान था, वो फूल था, फातिमा जिन्ना का लालटेन था। तो जो अयूब खान साहब की कैंपेन चला रही थी, रियासती इदारे चला रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन चला रही थी, और उसमें तमाम स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, तो उसमें पोस्टर छापे गए थे और उन पोस्टरों में फातिमा जिन्ना जो हैं उनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, जो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी वो साथी हैं। तो उस वक्त, उस जमाने में 64 में जो पाकिस्तान का दुश्मन था वो खान अब्दुल गफ्फार खान था और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उसका सरपरस्त करार दिया गया। और लेकिन जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मशरकी पाकिस्तान का दौरा किया और ढाका में और चिटागांग में उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ और BBC जो है उसने, और जो वेस्टर्न प्रेस है उसने उनकी बहुत सपोर्ट की, तो एक बड़ी अजीबोगरीब एक डेवलपमेंट हुई कि जो कुछ इंडियन अखबारात थे जिनमें कि स्टेट्समैन बड़ा एक मशहूर इंडिया का अखबार था, वो अयूब खान की हमायत कर रहा था और फातिमा जिन्ना की मुखालफत कर रहा था।
और फिर जो दिसंबर 1964 का जो टाइम मैगजीन है, एक अमेरिकी जरीदा जी। है, उसमें फिर अयूब खान का एक इंटरव्यू शाया हुआ और अयूब खान ने दिसंबर 1964 के टाइम मैगजीन के इंटरव्यू में फातिमा जना को न सिर्फ इंडियन एजेंट कहा बल्कि उनको अमेरिकन एजेंट भी कहा और कहा जी कि ये औरत जो है ये पाकिस्तान की दुश्मन है। और अच्छा। उसके जी, तो ये तो एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस लेकिन मीर साहब जो मैंने पढ़ा किताबों में, जब वो ढाका जाती हैं, ढाका से चट्टागंग तकरीबन 300 मील का सफर है, तो बताती हैं किताबें कि 10 से 12 लाख लोगों की एक लंबी कतार थी, कनेक्टेड थी, जो ढाका से चट्टागंग तक थी। ये मैं आज के बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। इसी तरह हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब वो ट्रेन में उन्होंने ट्रैवल किया तो शहरों में लोगों का अंबार होता था, रश होता था। तो अवाम तो सारी सर फातिमा जिन्ना के साथ थी, तो क्या अकेले अयूब खान इलेक्शन जीत गए और उन्होंने फातिमा जिन्ना पर इतने इल्जामात, उनको इलेक्शन हरा दिया? सिर्फ एक शख्स पूरे दोनों पाकिस्तानों से ज्यादा मजबूत था सर। समझने की बात यह है कि जो 1965 जनवरी में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, वन मैन वन वोट की बुनियाद पर नहीं था, एक शख्स का एक वोट नहीं था। उसमें तकरीबन 80,000 के करीब बीटी मेंबर्स थे, यानी काउंसलर थे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के। तो वो जो 80,000 बीटी मेंबर्स थे, उनमें से आधे जो है वो इधर वेस्ट पाकिस्तान में थे, आधे ईस्ट पाकिस्तान में थे। तो जो मोहतरमा फातिमा जना का इस्तेकबाल तो आम लोग कर रहे थे, लेकिन आम लोगों के पास वोट का हक नहीं था। 80,000 बीटी मेंबर्स थे और उन बीटी मेंबर्स को बाय हुक एंड बाय क्रुक जो है, बाय फोर्स रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके उनसे जबरदस्ती वोट लिए गए। बाज लोग जो है उनको अगवा कर लिया गया, उनके वोट किसी और ने डाल दिए। अब उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ढाका में मोहतरमा फातिमा जना के पोलिंग एजेंट शेख मुजीबुर रहमान थे और ढाका से मोहतरमा फातिमा जना जीत गई थी। इसी तरह अल्लामा इकबाल के बरखुरदार जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो जंग में उनके पोलिंग एजेंट थे। जंग में मोहतरमा फातिमा जना हार गई थी। मोहतरमा फातिमा जना को ज्यादा वोट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से मिले थे और अयूब खान को ज्यादा वोट वेस्ट पाकिस्तान से। अच्छा, एक चीज और ऐड कर दीजिए मीर साहब, टाइम की थोड़ी कमी है। कुछ लोगों का परसेप्शन ये है, राय ये है, जो किताबों में हमने पढ़ी है, जो लिखी हुई है किताबों में, जो शायद आम लाइब्रेरीज में वो किताबें कम मिलती हैं, कि अगर फातिमा जिन्ना के साथ उस वक्त ये धांधली ना होती और वो प्रेसिडेंट बन जाती पाकिस्तान की, तो मशरकी पाकिस्तान का सानिया ना होता। बिल्कुल ये सही बात है। देखिए ना, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो फातिमा जना के साथ थे, खान अब्दुल गफ्फार खान फातिमा जना के साथ थे, मौलाना मदूदी जो है वो फातिमा जना के साथ थे, नवाबजा नसरुल्लाह खान फातिमा जना के साथ थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन उनके साथ थे, जबकि भुट्टो साहब जो है वो अयूब खान के साथ थे। ये कैसी अजीब बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अयूब खान के साथ था और शेख मुजीबुर रहमान फातिमा जना के साथ था। तो अगर मोहतरमा फातिमा जना के साथ धांधली ना होती और वो इलेक्शन जीत जाती तो 100% पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड रहता, पाकिस्तान कभी ना टूटता। क्योंकि 66 में फातिमा जना जो है उनकी एक पुरस्कार मौत हुई और 66 में शेख मुजीबुर रहमान 6 नुकात ले आया। क्योंकि जब फातिमा जना हार गई, शेख मुजीब ने एक फिक्रा कहा था। शेख मुजीब का फिक्रा बहुत मशहूर है। वो क्या फिक्रा जो है वही हमारा कंक्लूजन होगा। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि अयूब खान ने फातिमा जना को शिकस्त दे दी। फातिमा जना की शिकस्त में अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल सही सर। अब 2 सवाल हैं सर, 2 सवाल हैं, टाइम कम है। फातिमा जना साहबा ने एक किताब लिखी मेरे भाई के नाम से, माय ब्रदर। वो सुना है कि वो सेंसरशिप हो गई थी उस पर भी, और वो भी 25 साल डिले हुई थी। क्या वजह बनी सर उसकी सेंसरशिप की? क्या अब वो किताब मुकम्मल दस्तयाब है मुल्क में सर? जी हाँ, अब उस किताब के जो 25 सफ़े जो पहले सेंसर किए थे लियाकत अली खान के ज़माने में, वो बाद में आ गए थे। सिर्फ उनकी किताब सेंसर नहीं हुई थी, कर्नल डॉक्टर एलाई बख्श थे जो कायदे आज़म के ज़ाती मुआलिज थे, उनकी भी किताब जो है उसको भी सेंसर किया गया था। इसके अलावा जो हुकूमत पाकिस्तान ने पहला एक बायोग्राफर हायर किया था कायदे आज़म की स्वान उमरी लिखने के लिए, हेक्टर बुलीथो। हेक्टर बुलीथो जो है उसकी किताब के 100 सफ़े भी सेंसर हुए थे। तो कायदे आज़म जो है वो हमारे बानी पाकिस्तान है, लेकिन ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि उनको सेंसर किया गया और उनकी जो बहन है मोहतरमा फातिमा जना, उनको भी सेंसर किया गया, उन पर पाबंदियां लगाई गई। और जब 1965 में उन्होंने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए इलेक्शन लड़ा तो उनको इलेक्शन हरवा दिया गया और इस तरह पाकिस्तान टूट गया।
बिल्कुल सही। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने वक्त दिया। एक एक कमेंट इस मेहमानों से भी लेना चाहूँगा। अमीर अब्बास साहब, सर मोहतरमा फातिमा जना ने फरमाया कि हकीकी जमहूरियत के लिए मुल्क में पार्लियामेंट मजबूत हो, प्रेस मजबूत हो और आज़ाद भी हो, अदलिया भी मजबूत और आज़ाद हो, लेकिन ये तीनों चीज़ें आज भी डाउट में। एक कॉमेंट जल्दी से सर। नहीं हो सकी। मैं सिर्फ ये बता दूं, सायरा हाशमी साहिबा एक मुसन्निफा है जिन्होंने किताब लिखी थी एक तासुर दो शख्सियात। जी, उस किताब में उन्होंने बताया कि मोहतरमा फातिमा जना को कत्ल किया गया और उनकी मौत हरकत कल्ब बंद होने से नहीं हुई। फिर शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने डॉन में एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि कायद आजम के भांजे अकबर पीर भाई ने अयूब खान से, वो उस वक्त इंडिया में बड़े नामवर वकील थे, उन्होंने अयूब खान से दरख्वास्त की थी कि वो इस मामले की तहकीकात करवाएं क्योंकि हमें ये कत्ल लगता है, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। फिर 2003 में कराची के एक ताजिर थे हाजी गुल अहमद, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जब ये मामला 2002-2003 में उठा कि मोहतरमा का को कत्ल किया गया और उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और उनके बिस्तर के ऊपर भी कुछ खून के धब्बे थे। तो हाजी गुल अहमद जो सिंध के ताजिर थे, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान बिल्कुल सही का कि हमने अपने उस्मान बसरा साहब जल्दी से कमेंट। मीडिया आजाद नहीं है, अदलिया आजाद नहीं है, पार्लियामेंट आजाद नहीं है। जैसे अभी आपने मोहतरमा फातिमा जना के ऊपर बात की, देखिए तारीख तो सबको पता है क्या है। अब हम लोगों को सबको मुहतरमा की अगर अजमत और शान को ऊपर लेके आना है, उनको सही मानों में, तो आज हमें उन लोगों को जिनकी तरफ मीर साहब ने इशारा किया, जिन्होंने उनको इलेक्शन हरा, उनको जेहन में नहीं रही कि उनके इलेक्शन के सिंबल को आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक नायब सदर के वालिद साहब, जो मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग के रुकन थे, सो कॉल्ड, आज भी इनके प्रोग्राम बैठते हैं, उनके कुतिया के गले के अंदर वो लालटेन लटका के पूरे शहर में घुमाया करते थे। ये तारीख का गुजरावाला के अंदर, ये मैं खुरम दस्तगीर के वालिद की बात कर रहा हूं। अगर आपको तारीख ये सही करनी है तो तारीख के दुरुस्त पहलू के साथ खड़े हों, ऐसे लोगों को टेलीविजन के ऊपर और फिक्री तौर पर भी उनकी सरजनश करें कि इन लोगों ने पाकिस्तान तोड़ने वाले एक्ट यानी कि फातिमा जना के इलेक्शन को हरवाने में सुरखेल का किरदार अदा किया और आज ये जमहूरियत के चैंपियन बने बैठे हैं। आज ये कायद की मुस्लिम लीग के वारिस शुक्रिया। इसलिए इसको